देखो क्या चीज़ थी, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी थी, एक बार आपको शॉर्ट समरी में रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमिक्स के अंदर अपन नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा, बट हमारा जो चैप्टर था वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट था। तो अब मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में सारी बातें बताई कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसमें सारा फोकस रेजिडेंट को देखते हैं। फिर मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम के बारे में बताया, मैंने बोला सारा फोकस डोमेस्टिक टेरिटरी पे देखते हैं। अगर हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पे कमाया हो तो ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे नहीं कमाया तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम नहीं है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था ये बाबा रामदेव है, ये यूएसए में जाके कमाकर अगर आता है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं क्या वो नेशनल इनकम है, तो आपने बोला यस सर, नेशनल इनकम तो है क्योंकि ये रेजिडेंट है इंडिया का, और इंडिया का रेजिडेंट है तो नेशनल इनकम तो मानी जाएगी क्योंकि फोकस नेशनल इनकम पे रेजिडेंट पे देखा जाता है। तो मैंने पूछा क्या ये डोमेस्टिक इनकम है, तो आपने मना कर दिया क्योंकि ये यूएसए में जाके कमा रहा है, अपनी दवाइयाँ यूएसए में जाके बेच रहा है, इसलिए ये यहाँ का रेजिडेंट तो, मतलब ये डोमेस्टिक इनकम तो नहीं है। फिर ऐसी एक एग्जांपल मैंने कहा चलो और लेते हैं, धीरे धीरे एग्जांपल को कर करके अपन समझते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल और दिया, ऊपर लिखना चालू करो आप इस एग्जांपल को। ठीक है, लिखें इनकम जनरेटेड बाय पतंजलि, इनकम जनरेटेड बाय पतंजलि फ्रॉम पतंजलि स्टोर, फ्रॉम पतंजलि स्टोर इन हरिद्वार। पतंजलि स्टोर इन हरिद्वार। तो देखो पहले वाले पॉइंट में और अब वाले पॉइंट में फर्क क्या था। देखो पहले वाले पॉइंट में बाबा रामदेव ने कहाँ पे कमाया था, बाबा रामदेव गए थे यूएसए में, और यूएसए में अपनी दवाइयां बेच के आए, च्यवनप्राश बेच के आए। लेकिन अब की बार क्या हुआ, बाबा रामदेव ने अपनी दवाइयां हरिद्वार में ही बेची हैं। ठीक है, बाबा रामदेव रेजिडेंट है और इनका पतंजलि योगपीठ का है हरिद्वार में, और आपको पता ही है हरिद्वार में बहुत सारे आउटलेट खुले हुए हैं। तो इनकम जनरेट कौन कर रही है, पतंजलि कंपनी। पतंजलि स्टोर कहां पर है, हरिद्वार में। तो अब हमारे दो क्राइटेरिया आते हैं, ये बात तो कंफर्म है कि ये सब रेजिडेंट है, जब ये रेजिडेंट है तो इनकी कंपनी भी रेजिडेंट है। अब देखना ये है कि क्या ये नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम का क्या क्राइटेरिया होता है कि चेक करो, चेक करो कि क्या वो रेजिडेंट है, जो इनकम कमा रहे हैं क्या वो रेजिडेंट है। तो हमने देखा कि हाँ जी रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट है तो वो नेशनल इनकम तो है। ठीक है, अब चेक करो क्या, आप ये चीज चेक करो कि क्या वो डोमेस्टिक इनकम है क्या नहीं है। अब डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम चेक कर दें कि इनकम कहां जनरेट होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो क्या हमारी पतंजलि योगपीठ, क्या हरिद्वार जो है हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है, हाँ है, डोमेस्टिक टेरिटरी में है हमारी, चेक किया हमने, हरिद्वार जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है। डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो एक ही बात है। तो ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये तो दिमाग से निकल गया आपके, कि जो अब तक आपके दिमाग में मे भी पॉसिबल चल रहा हो कि कोई भी एक इनकम नेशनल इनकम होती है तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम नहीं हो सकती। आप शायद ऐसा सोच रहे थे कि कोई भी एक इनकम नेशनल इनकम होती है तो शायद वो डोमेस्टिक इनकम नहीं हो सकती, और डोमेस्टिक इनकम होती है तो वो नेशनल नहीं हो सकती। तो ये दिमाग से वहम निकल चुका है, एक इनकम नेशनल और डोमेस्टिक दोनों भी हो सकती है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखा अपन ने। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि बाबा रामदेव के एग्जाम्पल से देखा कि नेशनल इनकम क्या है, हो सकता है कि नेशनल इनकम हो परंतु डोमेस्टिक ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों हो, और सच में बताऊं तो ये भी हो सकता है कि केवल डोमेस्टिक हो नेशनल ना हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी कोई कंपनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं यूएसए की कोई कंपनी, कोई भी, ठीक है, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी आती है,
फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट 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 अर्न कर रही है, ठीक है, अर्न इनकम इन इंडिया बाय सेलिंग प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को बेच करके माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंदर क्या काम कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है। लो, अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या काम किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंडिया के अंदर इनकम को जनरेट किया प्रोडक्ट को सेल आउट करके। तो कहाँ इनकम जनरेट की, इंडिया में। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या वो रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट तो नहीं है। तो रेजिडेंट नहीं है तो क्या नेशनल इनकम होगी, आंसर है कि रेजिडेंट ही नहीं है तो नेशनल इनकम क्यों होगी, रेजिडेंट नहीं है तो नेशनल इनकम भी नहीं होगी। अब मैं पूछूं क्या डोमेस्टिक इनकम होगी, तो आप पूछोगे कि बताओ सर, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन हम तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर ये देखते हैं कि अगर इंडिया की जमीन पर इनकम अर्न हुई है तो डोमेस्टिक इनकम है, नहीं तो नहीं है। तो मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया की जमीन पर इनकम अर्न किया है क्योंकि इंडिया में आके अर्न किया, तो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई है, तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक इनकम तो है। तो ये बात कंफर्म हो गई देखो अपन को कि एक कोई भी इनकम नेशनल हो सकती है, हो सकता है डोमेस्टिक ना हो। कोई भी इनकम हो सकता है दोनों हो, कोई भी इनकम हो सकता है कि नेशनल नहीं हो परंतु डोमेस्टिक हो, यानी सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है यहां तक बात। तो चलो आओ बच्चों, अब यहां तक की बातें समझने के बाद डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, नेशनल इनकम किसे कहते हैं, यहां तक की बातों को समझने के बाद अब हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या बात बोलती है, ठीक है, देखेंगे दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या बात बोलती है। अब कहते हैं कि रेजिडेंट किसे कहते हैं, हेडिंग डालें कि हम रेजिडेंट किसे कहते हैं। अब आपको रेजिडेंट का मीनिंग समझाने जा रहा हूं मैं, तो एक काम करते हैं, पहले मीनिंग लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसका मतलब क्या है। मीनिंग लिखे, अ नॉर्मल रेजिडेंट, अ नॉर्मल रेसिडेंट is a person, a normal resident is a person or an institution who ordinarily resides in a country, ठीक है, and whose center of economic interest, whose center of economic interest lies within the country, lies within the country, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बोला है कि रेजिडेंट आप किसको मानते हो कि ये पर्सन इंडिया में रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर देखो मैंने दो तीन बातों को हाईलाइट करूंगा आपको। पहला बात को मैंने क्या हाईलाइट करने वाला हूं, मैंने बोला नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। पहला जो हमारा शब्द है जो फोकस का वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट। दूसरा फोकस है पर्सन और तीसरा फोकस है इंस्टीट्यूशन। यानी अगर मैं रेजिडेंट की बात करूं तो रेजिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है, रेजिडेंट एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, रेजिडेंट कोई भी हो सकता है। आप रेजिडेंट की कैटेगरी में पर्सन को भी बोल सकते हो, रेजिडेंट की कैटेगरी में आप इंस्टीट्यूशन को भी बोल सकते हो। फिर आगे लिखा है हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री। अब ये ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री किसे बोलते हैं,
हम ये बोलेंगे कि वो पर्सन जिसका जो ऑर्डिनरीली रिसाइड करता हो कंट्री में, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से हो, यानी हमारी कंट्री से हो, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो यानी दो इंपॉर्टेंट बातें आई हैं इस डेफिनेशन के अंदर, अगर हम निकाल के चलें तो, ठीक है। और वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? देखो, डेफिनेशन को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं हमारे पास। पहला पॉइंट, पहला है ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स। और दूसरा क्या है? जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर लाई करता हो? लाइज इन द कंट्री। ठीक है, क्लियर है? यहां तक लिखा? दो बातें अपन ने इंपॉर्टेंट लिखी, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता हो और जो ऑर्डिनरीली इंडिया में रिसाइड्स करता हो। अब ऑर्डिनरीली इंडिया में रिसाइड्स करना कब कहते हैं ये पर्सन ने ऑर्डिनरीली इंडिया में रिसाइड किया? जब वो ये कंडीशन पूरी करे। कौन सी? अ पर्सन हु रिसाइड्स, अ पर्सन हु रिसाइड्स विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, विद इन द कंट्री बोल दो या इकोनॉमिक टेरिटरी, बात बराबर है, फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो क्या चीज देखी आपने? 1 साल से ज्यादा अगर आप किसी भी कंट्री में रह लिए तो क्या माना जाएगा कि आप उस कंट्री के में ऑर्डिनरीली रिसाइड करते हो। ठीक है। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? कब मानते हैं कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है? तो उसके लिए भी आपको दो कंडीशन है जो पूरी करनी है। पहला, कैरी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कैरी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री। ठीक है। और बी, लोकेटेड विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री। क्या चीज देखी आपने? मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द कंट्री कब माना जाता है? जब आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि रहना, खाना, पीना, ठीक है, सब आपका इंडिया के अंदर ही लाई करता हो, तब आप माना जाएगा कि आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। जब चाहे आप किसी भी कंट्री में जाते हो लेकिन घूम फिर के आते हो घर में सोने, रात को यहीं पे, ओवरऑल मतलब आपका, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रात को सोने से मतलब ओवरऑल मतलब है कि लोकेशन आपका जो है ना वो आपका इंडिया माना जाता है, तब माना जाएगा कि आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। तो हमारी डेफिनेशन जो करी थी कि रेजिडेंट किसे बोलते हैं, तो हमने बताया कि नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अब जो आगे बात बताने जा रहा हूं वो पर्सन और इंस्टीट्यूशन दोनों पे लागू होती है। क्या? कि वो ऑर्डिनरी रिसाइड करें और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो। अब कब माना जाएगा कि वो ऑर्डिनरी रिसाइड करते हैं? जब पर्सन हु रिसाइड विद इन द कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका रेजिडेंस प्रूफ हो जाता है कि वो मोर देन 1 ईयर इंडिया के अंदर रहे हैं, तो फिर वो ऑर्डिनरीली रिसाइड्स माने जाते हैं। ठीक है। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द कंट्री, अब से कब माना जाएगा कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन द कंट्री है? ऐसा कब माना जाएगा? जब जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कैरी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन विद इन द कंट्री, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री के अंदर से ही होती हैं, तो हम माना जाएगा कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया में है, प्लस उसका लोकेशन भी हमारे इंडिया में आए। तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रेजिडेंट की डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप ये डेफिनेशन दोगे। ठीक है जी। अब देखो क्या है कि अपन ने टर्मिनोलॉजी समझी। अब इस टर्मिनोलॉजी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ बातें और बताऊंगा। क्या? कि कहीं लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिटीजनशिप
और रेजिडेंट होना एक ही बात है, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा हो सकता है कि कोई भी पर्सन सिटीजन हो पर रेजिडेंट ना हो, ऐसा हो सकता है कि वो रेजिडेंट हो पर सिटीजन ना हो, दोनों में से कोई सी भी बात हो सकती है। तो इस बात को लिखो यहां पर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, यहां लिखे हाथ का निशान डाल के, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने हैं। पहला पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that resident of a country, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ वीडियो के बीच में ये देखने आया हूं कि वाकई आप लोगों की पढ़ाई सीरियसली भी चल रही है या नहीं। करना सिर्फ आपको ये होगा कि वीडियो के किस टाइम पर आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो टाइम नोट करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजना होगा। तो बच्चों, अगर आप भी हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर तुरंत कॉल करें और हमारी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने से आपको हमारे सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिलेगा और आपके डाउट क्लियरिंग भी तुरंत होंगे, फेस टू फेस होंगे। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द कॉल करें और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करें। इज ऑल्सो, it is not necessary that resident of a country is also a citizen of that country। ठीक है, तो हमने ओवरऑल क्या बात सीखी अपन ने कि सिटीजन है। ठीक है, क्या बात सीखी, कोई भी पर्सन अगर सिटीजन है तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ना तो वो सिटीजन हो ना वो रेजिडेंट हो, दोनों ही ना हो, ऐसा हो सकता है। दोनों एक चीज नहीं है ये। ठीक है, रेजिडेंट हो पर सिटीजन ना हो, ये भी हो सकता है। यानी देखो, सिटीजनशिप लेने का जो क्राइटेरिया है ना वो अलग है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो सिटी रेजिडेंट कब बनता है, मोर देन 1 ईयर रिसाइड करे इंडिया में, रिसाइड इन इंडिया। और सिटीजनशिप तो उसको बाय बर्थ मिलती है ना, या फिर कुछ लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने पर मिलती है ना। यहां तक ठीक है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे रेजिडेंट मैंने बता दिया, रेजिडेंट अलग है, सिटीजन अलग है ना। तो सिटीजनशिप होना एक अलग चीज है, ठीक है, और रेजिडेंट होना एक अलग चीज है। ये बात अपन ने क्लियर कर ली। अब देखो, अब बात आती है यहाँ पर कि कुछ चीजें मैं बताऊंगा ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जब हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट ही नहीं मानते। तो लिखना चालू करो, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेजिडेंट। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। आप नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर किस किस को इंक्लूड नहीं करते हो, नॉट इंक्लूडेड लिखा है मैंने। ठीक है, पहला पॉइंट, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर को नहीं करते। कोई भी फॉरेन टूरिस्ट है, अगर वो इंडिया में घूमने आया, या कोई भी विजिटर है, ताजमहल देखने आया, ठीक है, अयोध्या देखने आया, कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट देखने आया, ऐसा नहीं कि आप उसको ये बोलोगे कि वो
नॉर्मल रेजिडेंट है, तो उसको आप नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते हो। नंबर 2, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप। अब फॉरेन शिप का क्रू मेंबर कैसे? आपको पता है कि बाहर की शिप यहाँ पर आती है, पता होगा आपको। अब उसके क्रू मेंबर भी होते हैं ना। अब बाहर की शिप है, वो यहाँ पर आई पैसेंजर्स को छोड़ने, और उसके क्रू मेंबर के रूप में मान लो अगर कोई यहाँ पर आता है, क्रू मेंबर उसका कैप्टन हो सकता है, वहाँ का कोई भी किसी भी तरीके का वहाँ का पर्सन हो सकता है जो शिप पे ही काम करता है, तो आप उसको भी यहाँ का रेजिडेंट नहीं मानोगे। ठीक है, जैसे देखो ये तो ऐसे ही मैंने पिक लगा दी, लेकिन इतनी छोटी थोड़ी ना होती है शिप, तो ये लिख दो फॉरेन शिप। अब शिप को चलाने के लिए स्टाफ भी तो चाहिए होता है, उसको क्रू मेंबर कहते हैं। वो थोड़े दिन के लिए रुका, 1-2 दिन के लिए, भाई इतना लंबा सफर करके आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर से चल देंगे। तो ऐसा नहीं कि आप उनको क्या मानना चालू कर दोगे रेजिडेंट, ऐसा नहीं होता, वो रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, नंबर तीसरी बात, कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया में है लेकिन वो कंपनी नॉन रेजिडेंट है, कोई भी ऐसा बिजनेस जो इंडिया में तो है पर वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, उसके एम्प्लॉय को आप रेजिडेंट नहीं मानते हो। लिख लो, एम्प्लॉय ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस। ठीक है। फोर्थ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा आपने, WHO, UNO, इस तरीके की होती है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी हम रेजिडेंट नहीं मानते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रहे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर कोई भी इंडियन रेजिडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या मानोगे? आप उसको मानोगे क्या? नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, लिखवा देता हूं आपको। लिखो, हाउएवर, लिखें यहां पर, हाउएवर इंडियन, हाउएवर इंडियन वर्किंग in these organizations would be taken as normal resident of India। WHO, UNO को तो नहीं मानोगे, लेकिन अगर वहां पर कोई ऐसे इंडियन वर्क कर रहे हैं, इंडियन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको मानोगे। ठीक है, अब देखो एक ये बहुत बढ़िया सी बात मैं लिखवाने जा रहा हूँ, फिर उसको डायग्राम से समझाऊंगा, बात को समझना। पहले लिख लो, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्रीज जिसे हम एम्बेसी कहते हैं। ठीक है, आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री in which they belong
इन विच दे बिलोंग, ठीक है, नॉट ऑफ द कंट्री इन विच दे एम्प्लॉयड। इन विच दे एम्प्लॉयड। अब देखो, अब बात बहुत ध्यान से सुनना, कुछ पिक्चर डालता हूं तभी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। पिक्चर डालते हैं अपन, सबसे पहले तो इंडिया की पिक्चर डालते हैं। जैसे देखो, ये है अपना इंडिया, ठीक है। इस इंडिया में जस्ट अ सेकेंड, कुछ पिक्चर्स लगाने के बाद कोशिश करता हूँ उसको समझाने की। ठीक है, ऐसे ही एक पिक्चर और लगाते हैं समझाने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चों, कुछ बातें जूम करके दिखाऊंगा आपको। अब आपको दिख रहा है इंडिया, इंडिया दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको देखो क्या काम करना है, कैसे समझना है इसको। अब जैसे देखो, एम्बेसी क्या चीज होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हर कंट्री के अंदर, हर कंट्री के अंदर बाकी की दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज एरिया होता है, डिसाइडेड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी भी है, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी भी है, जापान की एम्बेसी भी है, हर कंट्री की एम्बेसी है, ठीक है। ये देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारा देश इंडिया, यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू दिल्ली में मैंने एम्बेसी रखी है ना। अब पूरा तो न्यू दिल्ली के ऊपर डाल नहीं सकता, ऐसे न्यू दिल्ली छुप जाएगा, इसलिए मैंने नीचे कर दिया। न्यू दिल्ली के अंदर आपको एम्बेसी एरिया दिख रहा है। अब ये एम्बेसी एरिया का मतलब है कि यहां पर जापान का भी ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, रशिया का भी है, सबके सबके ऑफिस यहाँ बने हुए हैं। क्यों होते हैं ये? कल को मान लो जापान के लोग अगर यहाँ पर आते हैं घूमने इंडिया में, उनको कल को कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक तरीके से, आसान शब्दों में बात कर रहा हूं, एक तरीके से जापान की पुलिस होनी चाहिए ना उन लोगों को देखने के लिए, है ना। ऐसे ही यूएसए के लोग जब घूमने आते हैं तो यूएसए की पुलिस होनी चाहिए ना देखने के लिए। तो हर कंट्री की एम्बेसी यहां पर कहीं ना कहीं डिप्लॉयड होती है, उसको डिप्लोमेट्स कहते हैं। अब जापान की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं एम्बेसी में, उनको अपॉइंट कौन करता है? जापान के गवर्नमेंट ही उनको अपॉइंट करेगी। उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया में वो जो एक ऑफिस होगा वहां पर, उस ऑफिस में जो लोग जापानी एम्बेसी में होंगे तो वो वहां पर काम करेंगे। उनको कौन देगा जगह, कौन एम्प्लॉयड करेगा? जापान। ऐसी यूएसए है, यूएसए की एम्बेसी अगर इंडिया के अंदर है तो उस यूएसए की एम्बेसी में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको कौन एम्प्लॉय कर रहा है? यूएसए एम्प्लॉय कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नहीं करती, उनको सैलरी भी उसको यूएसए दे रही है। यानी जो कंट्री की एम्बेसी जिस कंट्री में होगी, जो कंट्री अपॉइंट करेगी ना अपनी एम्बेसी, वो इसको सैलरी देती है। चलो अब आओ, अब यही चीज अपन यहां पर समझते हैं। अब देखो यही चीज अब आप यहां समझो। अब यूएसए के अंदर भी इंडिया की एम्बेसी भी है, देख रहे हो, यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी, यूएसए के अंदर ऑस्ट्रेलिया की भी होगी, चाइना की भी होगी, जापान की भी होगी, सबकी होगी। लेकिन हर कंट्री के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, हर कंट्री में। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, यूएसए के अंदर अगर इंडिया की एम्बेसी है
ठीक है। तो वहां पर अगर जो भी वहां के एम्प्लॉय को जो भी सैलरी मिल रही है वो इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है। ठीक है, यहां तक बात है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, देखो अब इस लाइन को पढ़ोगे ना ऊपर वाली, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। अब आपको एम्बेसी का मीनिंग तो समझ में आ गया। तो मैंने आपको ये बात बताया है कि डिप्लोमेट जिसको एम्बेसी को ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ये भी एम्बेसी को ही बोलते हैं, आर ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री इन विच दे बिलोंग। जैसे यूएसए की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो यूएसए के पर्सन वहां पर जो अपॉइंटेड हैं तो वो किसके रेजिडेंट कहलाए जाएंगे? यूएसए के, इंडिया के नहीं। इसके बावजूद भी कि वो इंडिया की जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेजिडेंट वहीं के ही कहलाएंगे, यहाँ के नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से इंडिया के जो पर्सन है जो बीइंग एन एम्बेसी यूएसए में काम कर रहे हैं, तो वो यूएसए की जमीन पर काम करने के बावजूद भी रेजिडेंट कहाँ के कहलाएंगे? वो इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है। जिस कंट्री में एम्प्लॉयड है उस कंट्री के नहीं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री के रेजिडेंट कहलाए जाते हैं। तो उम्मीद है बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब कुछ एक आध पॉइंट और लिख लो, डायग्राम से बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब एक आध पॉइंट अपन और लिख लेते हैं। डालो हाथ का निशान। यहाँ एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और लिखवाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो लिखें एम्प्लॉइज इन इंडियन एम्बेसी, एम्प्लॉइज इन इंडियन एम्बेसी एम्बेसी आर appointed in USA, ठीक है, but they are treated as normal resident of India, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उनको क्या ट्रीट किया जाता है? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आओ अगला पॉइंट लिख देते हैं। क्लैरिटी के लिए लिखवा रहा हूं केवल, लिखें एम्प्लॉइज इन यूएसए एम्बेसी are appointed in India, but they are not treated as normal resident of India। उनको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक भी बातें? चलिए अब मैं अब आप लोगों को, देखो यहां तक की बातें तो क्लियर हो चुकी हैं। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर, कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग जानने से पहले एक बार अपन देख लेते हैं आज अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। मैंने आज आप लोगों को बताया बाबा रामदेव का ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, जो हरिद्वार में रह के कमाएगा तो वो पर्टिकुलर इनकम नेशनल भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है। फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल दिया कि हालांकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंडिया की नहीं है, लेकिन इंडिया में आके कमाएगी तो वो नेशनल इनकम नहीं कहलाएगी क्योंकि वो रेजिडेंट नहीं है, परंतु वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। डोमेस्टिक इनकम मेरे हिसाब से एक अच्छा कंसेप्ट नहीं है, नेशनल इनकम कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग जब यहाँ पे कमा के जा रहे हैं तो हम तो उसको भी देख रहे हैं, जबकि यहाँ के लोग जो यहाँ पे कमाए तो इंडिया की कमाई बढ़नी चाहिए, तो वो नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ेगी ना तो वो इंडिया की कमाई मानी जाएगी। फिर इसके बाद मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब बताया कि कोई भी पर्सन भी आ सकता है, इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है जो ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है इंडिया में और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। ऑर्डिनरीली रिसाइड का मतलब ये है कि जो 1 साल से ज़्यादा रहा हो,
और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया का मतलब है उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया से होती हो, ठीक है, और उसका लोकेशन भी इंडिया में हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाले हैं कि सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मे बी पॉसिबल कि एक पर्सन रेजिडेंट है पर सिटीजन ना हो, सिटीजन है पर रेजिडेंट ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिटीजनशिप या तो बाय बर्थ मिलती है या आफ्टर पर्टिकुलर आपके लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने पर मिलती है, पर्टिकुलर इतने साल तक आप रह लिए तो जाके सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन रेजिडेंटशिप का क्राइटेरिया मोर देन 1 ईयर का ही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपन रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, वो है फॉरेन टूरिस्ट विजिटर, कोई ताजमहल देखने आया, कोई ऐसे मॉन्यूमेंट देखने आया, खाली घूमने फिरने आया, उसको आप रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। क्रू मेंबर ऑफ ए फॉरेन शिप को भी नहीं करेंगे, कोई भी एम्प्लॉई है ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस उसको नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO UNO इनको भी नहीं करेंगे। लेकिन इनमें जो इंडियन वर्किंग जो वर्क कर रहे हैं, मान लो UNO का या WHO का कोई अगर ऑफिस है इंडिया में, उनको तो आप नहीं मान रहे हो रेजिडेंट, लेकिन वहां पर अगर कोई इंडियन काम कर रहे हैं तो आप उनको रेजिडेंट मानोगे। डिप्लोमेट मेंबर्स जिसको अपन जैसे बोलते हैं एम्बेसीज, एम्बेसीज के अंदर मान लो अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसको भी आप नहीं मानोगे, क्या उसको भी हम नहीं मानेंगे रेजिडेंट, ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें क्लियर आपको हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसके आगे तो अपन ने कोई चीज़ सीखी नहीं, बस इतनी बात सीखी है जो मैंने बताया आपको कि एम्बेसीज अगर इंडिया में है, बाकी की कंट्री के हैं, तो वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है। इसी तरीके से बाकी की कंट्री में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वो यहाँ के रेजिडेंट हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बातें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।